इस हफ्ते स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जा पहुंचा है काजीरंगा के घने जंगलों में, पता लगाने कि यहाँ के अनमोल कुदरती खजाने को क्या खतरे हैं और कौन जुटा है इस कीमती धरोहर को बचाने में। जानने के लिए देखिए अनुपम राजखोवा की खास रिपोर्ट। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रविवार सुबह 10:30 बजे भारत में और रात 11:30 बजे यूएई में, सिर्फ जी न्यूज पर। काजीरंगा नेशनल पार्क साउथ एशिया की सबसे खूबसूरत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के अलावा रिजर्व सेंचुरी के तौर पर भी दुनिया भर में जाना जाता है। असम के गौरव काजीरंगा में वन हॉर्न राइनोज की विश्व भर में सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। यही नहीं, इस पार्क में पर स्क्वायर किलोमीटर बाघों की संख्या यानी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ 15 एंडेंजर्ड मैमल्स भी पाए जाते हैं। आज हालांकि वो समय तो नहीं रहा जब काजीरंगा राजा महाराजाओं की शिकारगाह हुआ करता था, लेकिन कुदरत की मार और इंसानी लालच और उपेक्षा से पनपा खतरा यहाँ आज भी बरकरार है। हमारे इस बार के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अनुपम राजखोवा अभी काजीरंगा का दौरा पूरा करके आए हैं। इन्होंने पाया कि ये नायाब सेंचुरी जहां एक तरफ लोगों की लापरवाही से नुकसान उठा रही है, वहीं इसे सहेज कर रखने की कोशिशें भी कम नहीं हुई हैं। अनुपम, ये बताइए, काजीरंगा को नेशनल पार्क ऑफ जायंट्स कहा जाता है, ये नाम कैसे मिला इसे? काजीरंगा को नेशनल पार्क ऑफ जायंट्स कहने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि इसकी एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, 430 स्क्वायर किलोमीटर्स इन टोटल, और इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री में ब्रह्मपुत्र रिवर है और साउदर्न बाउंड्री में हिल्स हैं। और पार्क के अंदर कई सारे बड़े जानवर रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, राइनोज, वाइल्ड बफेलोज। और अगर हम इसकी वेजिटेशन देखें तो इट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ एलिफेंट ग्रास। और राइनोज की प्रोटेक्शन के लिए इस पार्क को 1908 में स्टार्ट किया गया था। तब इसकी संख्या केवल 52 था और अभी अराउंड 1500 है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से पोचिंग में हालांकि काफ़ी पोचिंग रेट में कमी तो आई है, लेकिन ऐसे कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से राइनोज के साथ साथ बाकी एनिमल्स अभी भी खतरे में हैं। लेट्स सी रिपोर्ट ऑन अबाउट। देश के इस पूर्वी छोर पर उगते सूरज का नजारा कुछ खास होता है, शांत और मन को सुकून देने वाला। रात का अंधेरा सुबह की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता सिमटता सा नजर आता है। कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने अपने रंग आसमान पर बिखेर दिए हों। दूर रोशनी में नहाते पहाड़ और इस सब के बीच से होकर गुजरती ब्रह्मपुत्र नदी। इसी नदी के किनारे बसा है काजीरंगा। सुबह के वक्त यहां अक्सर घना कोहरा रहता है। शायद इसीलिए पार्क के प्रवेश द्वार का नाम भी कोहरा रखा गया है। सुबह का ये खूबसूरत नजारा हमें काजीरंगा के रास्ते में ही मिला। यहाँ सड़क किनारे दिखने वाले घने जंगल इसी पार्क का हिस्सा हैं। यहाँ आधिकारिक तौर पर तो कोई आबादी नहीं है, लेकिन आसपास बसे गांव और टी गार्डन्स के कारण जंगल का ये इलाका सीमा पर 3 ओर से आबादी से घिरा है। इन टी गार्डन्स को हालांकि कानूनी तौर पर काजीरंगा में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन पारंपरिक तौर पर इसे पार्क के अतिरिक्त क्षेत्र में ही माना जाता है।
आगे हमारा सामना पार्क के एक स्टाफ मेंबर से हुआ। बस ये आकार में जरा बड़ा है। अब इसे यकीन करना चाहे मुश्किल हो, लेकिन ये हाथी सचमुच पार्क का ही कर्मचारी है। काजीरंगा में रहने वाले 1000 जंगली हाथियों से अलग इन्हें पालतू कहा जाता है। 100 के करीब इन हाथियों का इस्तेमाल ज्यादातर पेट्रोलिंग ड्यूटीज और टूरिस्ट को सैर कराने के लिए किया जाता है। इनका मेहनताना रोज का 5 किलो चना। हालांकि पार्क के लिए यह खर्च भी खासा भारी पड़ता है। बस पेट भरने की देर है कि ये हाथी एक बार फिर अपनी पुलिस ड्यूटी के लिए तैयार हैं। हाथियों द्वारा पेट्रोलिंग देखने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो बस हम भी इनके साथ हो लिए। यहाँ सभी हाथियों को उनके नाम से बुलाया जाता है। हमारे हाथी का नाम हमें जयध्वज बताया गया। जंगल में कुछ दूर चलने पर हमारे गाइड ने हमें दबी हुई घास का एक हिस्सा दिखाया। हमें बताया गया कि ये जानवरों के आने जाने का रास्ता है। गैंडे जैसे जानवरों की कुछ खास आदतें होती हैं। वो अपने इलाके से बाहर कम ही जाते हैं और यहाँ भी वो कुछ गिने चुने रास्तों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गैंडों का मल भी अक्सर एक ही जगह पर पाया जाता है। इस एक जगह का इस्तेमाल वो तब तक करते रहते हैं जब तक वहां इसका एक पूरा ढेर नहीं लग जाता। ऐसे में इनका शिकार करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। बहुत बार तो देखा गया है कि गैंडों की इस आदत के चलते पोचर्स इनके आने जाने के रास्तों में गड्ढा खोदकर इनका शिकार आसानी से कर लेते हैं। इस तरह के गड्ढों को घास और पत्तियों से कुछ इस तरह ढक दिया जाता है कि गैंडों को इसका जरा भी पता नहीं चलता। गैंडे के सींग के लिए किए जाने वाले शिकार के इस तरीके को पिट पोचिंग कहा जाता है। वैसे काजीरंगा में मिलने वाली भारी भरकम और विशाल चीजों में हाथियों के अलावा यहाँ पाई जाने वाली एक खास किस्म की घास भी है। 8 फीट की ऊंचाई तक उगने वाली इस घास को एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। काजीरंगा का पश्चिमी इलाका पूरी तरह घास से ढका है। ऊंची जगह पर ज्यादातर एलिफेंट ग्रास ही पाई जाती है, लेकिन निचली जगहों पर भील यानी पानी के आसपास अक्सर छोटी किस्म की घास देखने को मिलती है। एक अनुमान के अनुसार पार्क का 40% से भी ज्यादा क्षेत्र ऊंची घास से भरा पड़ा है। लेकिन घास से भरे इन जंगलों को सबसे बड़ा खतरा मिमोसा नाम के खरपतवार से है। एक अंदाजे के मुताबिक ये खरपतवार करीब 120 हेक्टेयर जमीन पर फैल चुका है। घास खाने वाले जंगली जानवरों के लिए ये खास नुकसानदेह साबित हो सकता है। मिमोसा धीरे धीरे एलिफेंट ग्रास के पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है और आखिरकार इसे पूरी तरह खत्म कर देता है। कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में मिमोसा के फैलने की वजह पास के टी प्लांटेशंस हैं। वहां इसे जमीन को उपजाऊ बनाए रखने के लिए उगाया जाता था। हाथी पर बैठकर आसपास के पेड़ हमारे काफी नजदीक हैं, इतना कि हम उन्हें छू सकते हैं। लेकिन घने जंगल के बीच ये खतरे से खाली नहीं, क्योंकि रेंगने वाला कोई भी जानवर हम तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सकता है। बस तभी अपने सामने घास में हमें एक बड़ी मॉनिटर लिजर्ड दिखाई दी। छिपकली जैसा दिखने वाला ये जानवर तकरीबन 6 फीट लंबा था। हमें बताया गया कि इसे देख पाने वाले हम काफी खुशकिस्मत थे, क्योंकि इस सीजन में मॉनिटर लिजर्ड को पार्क में पहली बार देखा गया था। मॉनिटर लिजर्ड देखने के बाद अब हमें जंगल आने का अपना मकसद पूरा होता नजर आ रहा था। लेकिन इस रास्ते में अभी मुश्किलें कम नहीं थीं। हमारे हाथी को अब गहरे पानी से होकर गुजरना था। हमारे देखते ही देखते पानी हमारे पैरों तक आ पहुंचा। इस गहराई में इतने बोझ के बावजूद अपना संतुलन बनाए रखना हाथी के लिए भी कोई मामूली बात नहीं। सचमुच इस मुश्किल काम के लिए इन्हें मिलने वाला मेहनताना अब काफी कम लग रहा था। हम अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे
कि हमें वो दिखा जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। वो जानवर जिसने काजीरंगा को दुनिया के नक्शे पर एक मुकाम दिलाया। वो नाम जो पोचर्स की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है, राइनोसोरस यूनिकॉर्निस, यानी एक सींग वाला गैंडा। हमारे आने की आहट से वो एक पल के लिए बुरी तरह चौंक गया। ये मौका सचमुच नाजुक और तनाव से भरपूर था। जंगल के दो ताकतवर जानवर आमने सामने थे। गैंडा हमारी गंध हवा में सूंघकर पहचानने की कोशिश कर रहा है। अब हम उसको करीब से देख सकते हैं। सचमुच हैरत अंगेज है। लगता है जैसे कुदरत ने इसके बचाव का पूरा इंतजाम किया हो। इसकी मजबूत खाल का इस्तेमाल किसी जमाने में कवच के तौर पर किया जाता था। इसके एक सींग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $5000 तक हो सकती है। कहा जाता है कि गैंडे के सींग में कुछ अनोखे औषधिक तत्व होते हैं। चीन और प्राचीन भारत की चिकित्सा विधियों में इसका इस्तेमाल खासतौर पर किया जाता है। कई जगह तो ये भी धारणा है कि गैंडे के खून और मांस में कुछ चमत्कारी गुण होते हैं। जाहिर है बड़े पैमाने पर हो रहे इनके शिकार के पीछे भी यही कारण है। कैंप की ओर लौटते समय हमें अपना रास्ता जलकुंभी से होकर बनाना पड़ा। ये जलकुंभी काजीरंगा के लगभग सभी पोखरों और तालाबों में पाई जाती है। हालांकि दूर से देखकर इसमें और दूसरे पेड़ पौधों में फर्क कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसके नीचे छिपा पानी काफी गहराई तक हो सकता है। पानी में जलकुंभी के पनपने से नुकसान भी कई हैं। ये न सिर्फ इसे गंदा करता है, बल्कि पानी की ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर मछलियों का रहना भी दूभर कर देता है। वैसे काजीरंगा में पानी की कमी नहीं है। पास की ब्रह्मपुत्र नदी में लगभग हर साल ही बाढ़ आती है। इससे पार्क का कोई 2/3 हिस्सा पानी में डूब जाता है और यहाँ रह रहे जंगली जानवरों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 3 घंटों तक थका देने वाली एलिफेंट पेट्रोल के बाद अब हम कैंप पहुंच चुके हैं। उमस भरी गर्मी और जंगल के ऊबड़-खाबड़ रास्तों ने हमें बुरी तरह थका दिया था। हाथी से उतरकर जमीन का एहसास अब अच्छा लग रहा था। इस सब के बाद जमीन पर उतरने के बजाय उन्होंने सीधा कैंप में जाना बेहतर समझा। अब समय है दिन के खाने का। हमारे भारी भरकम साथियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। दुनिया भर के 2000 वन हॉर्न राइनोज में से करीब 1500 काजीरंगा में ही रहते हैं, इसलिए इन्हें बचाने का काम और भी ज़रूरी हो जाता है। इस एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की सुरक्षा की ज़्यादातर जिम्मेदारी फॉरेस्ट पेट्रोलिंग पार्टीज पर ही रहती है। 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस पार्क की पोचर्स के खिलाफ निगरानी के लिए लगातार व्हीकल, एलिफेंट बोट और फुट पेट्रोलिंग की जाती है। पोचर्स अपना काम किस तरह से करते हैं और काजीरंगा के प्रिजर्वेशन के रास्ते में और क्या कठिनाइयां हैं, जानेंगे अनुपम से एक ब्रेक के बाद। काजीरंगा नेशनल पार्क के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी वजह से ये एरिया हाईली फ्लड प्रोन कहा जाता है, लेकिन अच्छी मात्रा में पानी होने से काजीरंगा में हरे चारागाह, घने जंगल, झील और पोखरों की कमी नहीं है। पार्क के दक्षिणी भाग में एक बिजी नेशनल हाईवे है और उसके पार है मिकीर हिल्स। अनुपम, काजीरंगा के फिजिकल फीचर्स को देख के लगता है कि इसको मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। जी हाँ, क्योंकि फ्लड्स के दौरान एनिमल्स जो है माइग्रेट करते हैं आपके हाई एरियाज़ की तरफ, और ये हाई एरियाज़ जो हैं ये पार्क के डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन में नहीं है। हालांकि पार्क अथॉरिटीज़ ने इनको नोटिफाई तो कर रखा है, लेकिन कुछ लीगल हर्डल्स की वजह से ये अभी भी पार्क के अंदर नहीं है। और नेशनल हाईवे नंबर 37 जो है ये भी एक मेजर प्रॉब्लम के कारण है, क्योंकि जब एनिमल्स माइग्रेट करते हैं तो अक्सर इसमें एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। लेट्स सी रिपोर्ट। काजीरंगा में पार्क की सुरक्षा के लिए सिर्फ फॉरेस्ट स्टाफ का होना ही काफी नहीं है। सैंक्चुरी के सभी कैंप्स में जंगल की देवी काकोमाई का मंदिर जरूर होता है। भोर होने से पहले फॉरेस्ट गार्ड्स और रेंजर्स देवी के दर्शन करना कभी नहीं भूलते।
मान्यता है कि काकोमाई देवी के आशीर्वाद से जंगल में जाने वाले जानवरों और पोचर्स दोनों से सुरक्षित रहते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अच्छे शिकार की आस में पोचर्स भी इसी देवी की पूजा करते हैं। सचमुच फॉरेस्ट के स्टाफ के लिए ये जंगल खतरों से भरे हैं। अपनी ड्यूटी निभाते हुए हर साल कई गार्ड्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। फॉरेस्ट स्टाफ के साथ इस बार हम व्हीकल और फुट पेट्रोल पर निकले। खराब जंगली रास्तों को देखकर हमें अंदाजा हो रहा था कि इन हालात में पार्क के अंदर चौकसी बनाए रखना कितना मुश्किल है। इस दौरान हमें कुछ दूर पर घास चरते मवेशी दिखाई दिए। पता चला कि पार्क की सीमा पर बसे गांवों के मवेशी अक्सर इसकी सरहदों के अंदर तक आ जाते हैं। इससे फुट एंड माउथ डिजीज जैसी बीमारियों का जंगल में फैलने का खतरा बना रहता है। फॉरेस्ट स्टाफ की कोशिश होती है कि ऐसे मवेशियों को जहां तक हो सके सैंक्चुरी एरिया के बाहर रखा जाए। पेट्रोल ड्यूटी के दौरान हमारा ध्यान फॉरेस्ट स्टाफर्स को सुरक्षा के लिए दी गई सहूलियतों पर गया। साल भर की फुट पेट्रोलिंग के लिए इन्हें सिर्फ एक जोड़ी जूते ही मिलते हैं। कुछ गार्ड्स को तो सिर्फ चप्पलों से ही काम चलाना पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से मिलने वाली वर्दी इन्हें आखिरी बार 2 साल पहले मिली थी। खतरनाक जंगली जानवरों और पोचर्स से मुकाबले के लिए इनके हथियार भी अब काफी पुराने पड़ चुके हैं। 24 घंटे ड्यूटी पर रहकर इस मुश्किल काम के एवज में इन्हें महीने के सिर्फ 1500 रुपए ही मिलते हैं। तभी हमारा रास्ता एक हाथी ने रोक लिया। गार्ड्स ने हमें बताया कि इसका नाम गणेश प्रसाद है। हमें बताया गया कि इसके हमलावर और अड़ियल रवैये की वजह से इसे बांध कर रखा गया था। गार्ड्स की मदद से हाथी तो हमारे रास्ते से हट गया, लेकिन काजीरंगा में खतरों की कमी नहीं। आगे ऊंची घास में हमारा सामना जंगली भैंसों के एक झुंड से हुआ। ये जानवर बिना किसी छेड़छाड़ भी हमला कर देने के लिए जाने जाते हैं। इससे थोड़ा आगे जंगल में हमने कुछ पालतू भैंसें भी देखी। इनके यहाँ रहने से न सिर्फ बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है, बल्कि आपस में मेटिंग होने से जंगली भैंसों की आने वाली नस्लें भी प्रभावित होती हैं। ऊंची घास से होते हुए हम जंगल के अंदर की दुनिया को और करीब से देखने निकल पड़े। थोड़ी दूर पर हमें हाथियों का एक झुंड नजर आया। आगे चल रहा हाथी अपनी सूंड के जरिए हवा में सूंघकर आगे का रास्ता साफ होने का पता लगा रहा है। तभी इस झुंड के 2 हाथी हमें लड़ने की मुद्रा में नजर आए। हाथियों के बीच ऐसी लड़ाई खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन शायद कैमरा देखकर हाथियों ने अपना इरादा बदल दिया। गार्ड्स इस समय पोचर्स द्वारा शिकार के लिए खोदे गए गड्ढों की तलाश कर रहे हैं। बड़े जानवरों के शिकार के इस तरीके को साइलेंट पोचिंग भी कहा जाता है। गार्ड्स ने हमें कुछ ही दिन पहले पैदा हुआ हाथी का एक बच्चा दिखाया। इसे शिकार के लिए बनाए गए ऐसे ही एक गड्ढे से बचाया गया था। इतनी छोटी सी उम्र में मां से अलग हो जाने की वजह से ये काफी कमजोर हो चुका है। इसकी जांच कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये आर्टीरियल हाईवे काजीरंगा और मिकिर पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। यहाँ ड्यूटी कर रहे गार्ड्स ये सुनिश्चित करते हैं कि हाईवे पर चल रही गाड़ियों से जंगली जानवरों को नुकसान न पहुंचे। खास तौर से बाढ़ के समय काजीरंगा के बहुत से जानवर इस सड़क को पार कर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। इस दौरान ये जानवर अक्सर इसी मौके की फिराक में बैठे पोचर्स का निशाना भी बनते हैं। हमारी मुलाकात डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर PS दास से हुई। इन्हें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा काजीरंगा में कंजर्वेशन पर इनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। इनका कहना है कि 1996 से पहले की स्थिति के मुकाबले पोचिंग पर अब काफी हद तक काबू पा लिया है। Previous years, poaching was rampant, but we have contained it. So last year the poaching, we take the calendar year, so poaching was 4, and year before last also in 99 calendar year there were 4 poaching. And then they have resorted to now the pit poaching, which is most dangerous because that's a silent method. दास जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को दिन के 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है।
क्योंकि पोचर्स के काम करने का कोई समय नहीं होता। इनका कहना है कि पोचिंग के इस धंधे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। हमने जानना चाहा कि इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किस तरह रोका जा सकता है। Enough of salary and then incentive and the medical care, say good boats, mechanized boats so that you can move fast, high-speed vehicle, sophisticated weapons, and also at the same time your very strict law behind you. नाइट पेट्रोल पार्टीज के साथ हम कुछ और आगे तक गए, लेकिन घुप अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। हमने पाया कि रात की गश्त के लिए पेट्रोल पार्टीज के पास कुछ खास इक्विपमेंट नहीं थे। नाइट विजन बाइनोकुलर्स तो दूर, उनके पास हाई पावर्ड टॉर्चेस तक नहीं थी। फॉरेस्ट स्टाफर्स यहां अंधेरे में छुपे बिजली के तार और खंभों का मुआयना कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जानवरों के शिकार के लिए पोचर्स द्वारा बिजली के इस्तेमाल में तेजी आई है। अपनी योजना के तहत पोचर्स जंगल के बीच से होकर निकलने वाले बिजली के तारों को जानवरों के ट्रैक्स में बिछा देते हैं। गार्ड्स ने हमें वो जगह भी दिखाई जहां कुछ समय पहले बिजली का झटका देकर पोचर्स द्वारा एक गैंडे को मारा गया था। ऐसी घटनाओं के बाद अब पार्क अथॉरिटीज ने जानवरों के ट्रैक्स बदलने के लिए उनके पुराने रास्ते के बीच कटीली बाड़ लगा दी है। काजीरंगा के फॉरेस्ट स्टाफर्स पर वन हॉर्न राइनोज और दूसरे एंडेंजर्ड स्पीशीज बचाने की पूरी जिम्मेदारी है। हर साल इनमें से कई लोग अपनी जान पोचर्स के साथ कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में गंवाते हैं। लेकिन काजीरंगा के स्टाफर्स की लड़ाई सिर्फ पोचर्स के साथ ही नहीं, बल्कि काम करने की खराब परिस्थितियों से भी है। ऑब्सोलीट हथियार, पुराने गियर्स और इक्विपमेंट और बेहद कम सैलरीज। फिर भी इन कारणों से डिमोरलाइज्ड और महीनों तक परिवार से दूर रह रही वर्कफोर्स काम कर ही रही है। फन क्रंच का प्रभाव काजीरंगा पर क्या पड़ रहा है और इस पार्क के सामने और क्या चुनौतियां हैं, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। पार्क के स्टाफ मेंबर्स की सैलरीज के अलावा काजीरंगा का सालाना खर्च करीब 5 करोड़ रुपए है। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से असम सरकार पिछले कुछ सालों से इस बजट का आधे से भी कम फंड्स दे पा रही है। कई बार तो राज्य सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ के लिए बनाए गए फंड्स को दूसरे कार्यों के लिए डाइवर्ट तक कर दिया गया। पार्क में फंड्स की कमी से न सिर्फ एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ धीमी पड़ जाती हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस पर भी बुरा असर पड़ता है। अनुपम, काजीरंगा को डोनेशंस के तौर पर काफ़ी पैसा मिलता है, खासतौर से बाढ़ के समय पर, लेकिन मूल रूप से सरकार यहाँ के लिए जिम्मेदार है। वो क्या कर रही है? सरकार पार्क को सफिशिएंटली सपोर्ट नहीं कर रही है। एक तरफ जहां पार्क अथॉरिटीज़ पूरे डेडिकेशन के साथ पार्क के अंदर काम कर रही है, वहीं सरकार उनके पूरे फंड्स भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से। और एनक्रोचमेंट की वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो फ्रिंज एरियाज़ हैं और जो पार्क की एडिशनल और एक्सटेंशन एरियाज़ हैं, वहाँ पे एनक्रोचमेंट काफ़ी हद तक हो चुका है ऑलरेडी। और ये क्योंकि पार्क की जो टोटल एरिया है ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइडेड है, तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजंस भी हो कि एनक्रोचर्स को वहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। लेकिन अगर इमीडिएटली स्टेप्स नहीं लिए गए तो काजीरंगा नेशनल पार्क की जो सक्सेसफुल कंजर्वेशन स्टोरी है वो एक फेलियर बन जाएगा। बोट पेट्रोलिंग के दौरान कुछ रास्ता हमने ब्रह्मपुत्र नदी पर भी तय किया। ये नदी काजीरंगा के लिए लाइफलाइन का काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें लगभग हर साल आने वाली बाढ़ से पार्क को नुकसान भी उठाना पड़ता है। 1998 में आई बाढ़ से काजीरंगा में भारी तबाही हुई। 18 फीट ऊंचे पानी के सैलाब में कई जानवर तो डूब गए और बचे हुए जानवर जो पहाड़ों की ओर गए, उन्हें पोचर्स का सामना करना पड़ा। इस बाढ़ में जंगल के बीच बने फॉरेस्ट कैंप्स को भी नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल फंड्स रिलीज करने में हुई देरी से स्थिति और खराब हो गई। वैसे भी हर साल आने वाली बाढ़ के कारण मेंटेनेंस के लिए यहाँ अच्छे खासे पैसे की जरूरत होती है। हमने सरकार से जानने की कोशिश की कि फंड्स की कमी से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। For last few years, there has not been much development about. Surely will the government give importance, because in order to attract foreign tourists, not only foreign, I'm sorry, even the local or even the other parts of the country as well as foreign tourists, we have to improve the infrastructures. We have to spend more
to attract more tourists to the Kaziranga National Park. काजीरंगा की दिक्कतों का हल निकालने के लिए सरकार को इन समस्याओं की जड़ तक पहुंचना होगा। रिवर पेट्रोल करते समय हमने पाया कि नदी के किनारों पर मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा है। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक पार्क के अंदर कई किलोमीटर का इलाका इसी तरह के सॉइल इरोजन का शिकार है। ऐसे में जरूरत है कि नदी के तल में जमा मिट्टी को कम कर जानवरों को राहत देने के लिए पार्क में नए इलाके जोड़े जाएं। पेट्रोल के दौरान हम काजीरंगा के पास एक रिवर आइलैंड पर गए। इन टापुओं पर कई तरह के पक्षी, डॉल्फिन्स, टर्टल्स और मछलियां पाई जाती हैं। लेकिन फिशिंग नेट्स के बढ़ते इस्तेमाल से इन जानवरों का हैबिटेट एरिया भी सिमटा है। ये टापू आम आबादी से काफी कटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की नजरों से बचकर कुछ लोग यहाँ भी बस गए हैं। टापू के बाहरी किनारों से लगभग 1 किलोमीटर अंदर बसे ये लोग बांग्लादेशी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि काजीरंगा के आसपास गैर कानूनी रूप से रह रहे इन लोगों की संख्या 35,000 तक हो सकती है। জনসংখ্যা বেশি আছে, ঘরে 6-700 মান ঘর আছে। আর সেইবুলি যে আমাৰ চহৰত অহা 12-13 বছৰ হ'ল, আৰু সেইবুলি যে নদীৰ ভিতৰত আমি ঘৰ সাজি আছোঁ, বহুত কষ্টৰে ভোকেৰে পানীয়ে বহুত কষ্ট ভোগ কৰিছোঁ। আমি চববিলাক আমি যিবিলাক মানুহ ইয়াত আছে চব আমাৰ দেশৰ মানুহ, আমি অসমৰ মানুহ, আমি বিদেশৰ মানুহ নহয়। আমি বিদেশী বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে। যদি বিদেশী এটা পায় আপুনি ইনকুৱাৰী কৰি চাওক। पार्क एरिया से इस तरह के अतिक्रमण हटाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इस काम को रोक देना पड़ा। असम में जो इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, स्पेशली जो चापरीज में हो रहा है, वो बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी है। और वैसे भी कुछ लोकल लोग जो कि फ्रिंज एरियाज़ में हैं, वो भी कल्टीवेशन के पर्पज़ से इंक्रोचमेंट करते हैं, और या कुछ गाय भैंसों को लेकर खूंटियाँ बना रखा है उन्होंने अंदर में। तो वो लोगों ने इस तरह इंक्रोचमेंट किया है। उसमें जो इंक्रोचमेंट है काजीरंगा में, वो बेसिकली खूंटीज़ का है। और हमारा ब्रह्मपुत्रा में नॉर्थ बैंक पे थोड़ा आदमी हैं जो कि परमानेंटली ऑल अराउंड ईयर अराउंड रहते हैं वहाँ पे, और वो कोर्ट से उन्होंने इंजंक्शन ले रखा है, इसलिए उनको हम इविक्शन नहीं कर पाए। काजीरंगा के जंगलों में डूबते सूरज का नजारा। पानी पर चमकती सूरज की रोशनी पिघले सोने जैसी लगती है। इसे देखकर इन जंगलों में छिपे कुदरत के बेशुमार खजाने का एहसास होता है। सारी मुश्किलों के बावजूद यहाँ का स्टाफ पोचिंग रोक पाने में काफी हद तक कामयाब रहा है। लेकिन वक्त रहते अगर काजीरंगा को नहीं बचाया गया तो यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खोकर रह जाएंगी।